ज्ञान सभी बच्चों को होना चाहिए, सभी लोगों के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि भारत की परंपरा रही है, नारी दुर्गा और काली सब रहती हैं। जहाँ सरस्वती लक्ष्मी है तो दुर्गा और काली भी हैं। अगर शत्रु सामने हो तो शस्त्र से उसका वध करने से भी चूकना नहीं चाहिए। महिलाओं को सबल बनना चाहिए। इस सबलता के लिए आप हमेशा काम कर रही हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अब आगे से अपने कार्यक्रम में जाएं तो उन्हें शस्त्र प्रशिक्षण की भी बात करें। मैं डॉक्टर ऋचा दुबे जी से आग्रह करूंगा कि सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। सुनीता जी और ऋचा जी दोनों लोग देखिए फॉरएवर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पहले ही आगाह कर दिया गया है कि समय बहुत कम है और मुझे बोलना भी बहुत ज़्यादा बोला है। रंजना जी ने बहुत अच्छा बोला है, शिखा जी ने जिस विषय पर उन्होंने जोर दिया है, मैं आगे भी कहना चाहूँगी। उसी विषय को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं आजकल, एक ट्रेंड चल गया है कि हाँ हमको देना है शिक्षा, हमको बच्चों को उस कंपटीशन में लाना है क्योंकि कंपटीशन का एज है। तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं कि ऐसी शिक्षा दें कि हमारे IIT में आए, BIT में आए, मेडिकल में आए, नीट की तैयारी हो, JEE की तैयारी हो, ये सब हो, ताकि हम सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। ये ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी प्राचीन शिक्षा को नहीं भूलें। क्योंकि बहुत पहले ऐसा होता था कि हमें इसकी ज़रूरत अलग से नहीं पड़ती थी। जो भी हमारे घर में होते थे, जैसे बढ़ई का बेटा बढ़ई बनता था, प्लम्बिंग का बेटा प्लम्बर का काम सीखता था, इलेक्ट्रीशियन का बेटा इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता, उसके परिवार में चलाते तो एक परिपाटी होती थी और फिर वो लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हुआ, जैसा कि अभी शिखा बहन ने बताया कि कॉन्वेंट आया और वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे अंग्रेज ने कहा था कि भाई हमको क्लर्क चाहिए था, तो उस ढंग से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। मैं उस पढ़ाई के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं पिछले 25 सालों से प्रिंसिपल हूँ। कमला नेहरू शिशु विहार हाई स्कूल है, JP के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हाई स्कूल है, मैं वहाँ प्राचार्य के पद पर हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे ना ही हमारी प्राचीन व्यवस्था है उसको भूलें, ना ही हमारे आज की जो व्यवस्था है उससे पीछे रह जाए। वो संगीत भी सीखे, डांस भी सीखें, खेल भी सीखें, वो हर जगत में आगे बढ़े और वो उसको लेके चले। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम आगे की पढ़ाई भी जारी रखें। और इसमें जो हम भूल हो जाती है हम लोगों से कि हम नहीं सिखा पाते कि उनको डांस कैसे सीखना है या संगीत सीखना है या खेल में करना है, इसमें मैं दोष दूंगी हम अपने लोगों का। क्योंकि हमारे एज की जो ग्रुप के महिलाएं हैं और उसके अभी यंगर एज में हैं, उनकी बच्चियां अगर कुछ सीखने जाती कि मुझे डांस सीखना है, मुझे खेल सीखना है, मैं क्रिकेट खेलूंगी, मैं टेनिस खेलूंगी, माँ क्या कहती है, चुपचाप बैठ के पढ़ो, बहुत हो गया, खेलकूद से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। उनके दिमाग में ये रहता है कि ये खेलकूद से कुछ हासिल होगा, समय का बर्बादी होगा। बट मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग भी सब पढ़ी लिखी इतनी महिलाएं हैं, सभी जानती होंगी कि इस रिसर्च से साबित हो चुका है कि जो भी आप पढ़ाई के अतिरिक्त काम करते हैं, जैसे आप संगीत सीखते हैं
या आप खेल में जाते हैं, या आप क्रिकेट खेलते हैं, या टेनिस खेलते हैं, तो आपकी जो पढ़ाई का लेवल है ना वो डबल हो जाता है। उसमें ये नहीं रहता है कि आप उससे पीछे रह रहे हैं, जबकि बच्चों के मन में आता है मैं 2 घंटा खेलूंगी, उससे मैं 2 घंटा पढ़ लेती हूँ। ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितने देर में पढ़ाई करेंगे, आप जो अगर आप संगीत सीखते हैं, कोई भी साज सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, सितार सीखते हैं, तो आप में वो एक अंदर से एक डेवलपमेंट होगा, जिससे आप 2 घंटे की पढ़ाई हाफ एन आवर में कर लेंगे। तो ये चीज भी आपको जाननी होगी, और तब आपको लगेगा कि मेरा समय नहीं बर्बाद हो रहा है, बल्कि मैं समय को और अच्छे से उसका सदुपयोग कर रही हूँ। तो मैं यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे जो है इसको जरूर सीखें, जरूर करें, और कर भी रहे। बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल में भी हमेशा होता है, कभी आप लोग को मौका मिले तो मैं अभी भी जान पहचान हुई है, मैं जरूर बुलाऊंगी और आप लोग आएंगी। बहुत अच्छा लगे, बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण है, काफी लंबा चौड़ा फील्ड है, कोई कंक्रीट की व्यवस्था नहीं है। शांति निकेतन के तर्ज पर जीपी ने एस्टैब्लिश किया था, तो आज उसी तर्ज पे कॉटेज में पढ़ाइयाँ होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अगली वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अधिवक्ता और बार काउंसिल की उपाध्यक्ष छाया मिश्रा जी का। छाया मिश्रा जी अधिवक्ता हैं, लेकिन इनके पूरे परिवार के लोग साहित्य में जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी बिहार के शिवहर जिले के पहले डीएम थे, डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी, और साहित्य में ये भी जुड़े हुए हैं। और इनके पतिदेव नरेंद्र मोदी जी के खास हैं पत्रकारिता में, लव कुमार मिश्रा जी यहाँ सामने हैं। बिहार के एकमात्र पत्रकार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री सीधे फोन पे बात करते हैं। आइए छाया जी। और ये एनआईए की भी एडवोकेट है। एनआईए जो सारे चीज को पकड़ता है, एनआईए की स्पेशल पीपी है। हाँ, सबसे बड़ा परिचय इसका कि जहाँ पे सब थक जाती है पुलिस, वहाँ एनआईए जाती है। धन्यवाद राकेश दत्त मिश्रा जी। हम लोग गौरवान्वित है अपने इस कलीग के फाउंडेशन से गौरवान्वित हो रही हूँ मैं। मेरे को सम्मान जो मिला उसके लिए आभार हूँ, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, सम्मान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी को बधाई दे रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ। जो हमारी बहनें सामने बैठी हैं, अमन जैसी, उनको सभी को बधाई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए। जैसा कि मैं कानून के क्षेत्र में हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो सामने बैठी हैं विजय के खासकर विद्यार्थी बच्चियाँ, वो भी वकालत में आएँ और इस तरह से पुरजोर तरीके से पढ़ाई करके लड़ें, अपने अधिकारों के लिए आएँ सामने। क्योंकि मैं भी अपने अधिकार के लिए बहनों को आगे करती हूँ, और जो पीड़ित बहनें होती हैं जिसको चाहिए फ्री में, तो मैं उनको फ्री में लीगल एडवाइस देती हूँ, उनसे बिना कोई फीस के लिए उनका केस लड़ती हूँ, आगे लाती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि ये हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं कानून क्षेत्र में आएँ और महिलाओं की आवाज़ को आगे ले जाएँ। इसके लिए मैं पुरजोर उन लोग को फिर से बाहर आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती हूँ। और सभी को फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी बच्चियों और खासकर हमारी विद्वान महिलाओं के और इस फाउंडेशन के लिए दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं अपनी में हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो सामने बैठी हैं विजय के खासकर विद्यार्थी बच्चियाँ, वो भी वकालत में आएँ और इस तरह से पुरजोर तरीके से पढ़ाई करके लड़ें, अपने अधिकारों के लिए आएँ सामने। क्योंकि मैं भी अपने अधिकार के लिए बहनों को आगे करती हूँ, और जो पीड़ित बहनें होती हैं जिसको चाहिए फ्री में, तो मैं उनको फ्री में लीगल एडवाइस देती हूँ, उनसे बिना कोई फीस के लिए उनका केस लड़ती हूँ, आगे लाती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि ये हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं कानून क्षेत्र में आएँ और महिलाओं की आवाज़ को आगे ले जाएं। इसके लिए मैं पुरजोर उन लोग को फिर से बाहर आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती हूँ। और सभी को फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी बच्चियों और खासकर हमारी विद्वान महिलाओं के और इस फाउंडेशन के लिए दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं अपनी किसी
भी कला से, अपने गर्व से लोग अपने यहाँ रोजगार लेके आते थे और अपनी पढ़ा रही है। तो वैसे में सांस्कृतिक ज्ञान का होना और उसकी प्रतियोगिता में, यानी जो भाई साहब ने हिंदी की बात की, मैं सभी विषय को टच करते जाऊंगी कि अपना हिंदी पखवाड़ा होता है 1 सितंबर से 30 सितंबर। हिंदी पखवाड़ा में इनके कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित थी उस दिन, चूंकि हाईकोर्ट में भी कार्यकर्ता नहीं आ सकी थी। तो वो हिंदी पखवाड़े से लेके और अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है अभी जो 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक पूर्ण हुआ है। इस दोनों के बीच पूरी ये इनका क्रम चलते रहा, यानी वो विषय की जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले। तो क्या न्याय सिर्फ अदालतों में मिलती है? न्याय तो हमें हर वक्त चाहिए होता है, घर में, परिवार से। अभी अंजना बहन ने जो बेटियों के साथ एक बीच के कालखंड की बात है, हम गार्गी मैत्री के देश में रहते हैं, विवाहित मैत्री हो या अविवाहित गार्गी हो, वहां के जीवन से लेके अभी हम मदद महिला से आ रहे हैं वक्ता के रूप में, वक्तव्य से, वहां एक हॉस्टल का नाम अभी भी गार्गी और मैत्री रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें प्रगति की राह में जब हमें मैत्रीपूर्ण भाव से जागृति करनी है तो सांस्कृतिक विषय की जानकारी, शिक्षा ही अंतिम विकल्प है। इसको लेके हम चलेंगे, जो भी विषय जितना में समझेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि वो अंतरात्मा से टच होगी। अभी बच्चों में इसकी कमी मिलती है, इसलिए नहीं कि उनके तरफ से रुझान कम है, वातावरणीय प्रभाव में इसका क्राइसिस हो गया है। हम जिस शिक्षा पद्धति को स्वीकारने के लिए तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जब ये बच्चियां जानेंगी कि आप सब जिस स्कूल में हो, गौरव करें कि आपने इस स्कूल में पढ़ा है। आप किसी अपने कॉन्वेंट के स्कूल फ्रेंड से पूछिए जो भी उस स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट किस लिए खुला था? जिस देश से ये कॉन्वेंट आया, हमारे देश पे उन्होंने राज किया, और जब वो कॉन्वेंट की शिक्षा दी तो ये कॉन्वेंट शब्द का कंसेप्ट क्या है, उनके यहाँ क्या है? तो मिशनरी के ज्ञान से वंचित बच्चे, अच्छी चीजें हैं, उनके मिशनरी ज्ञान से जो वंचित बच्चे हैं, उसके संस्कृति से, उनको चाहे वो सड़क का बच्चा हो, उनको एकत्रित करके उस ज्ञान से संवारने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट की स्थापना की अपने जगह। अब सोचिए, वो अपने बच्चों के लिए, अपने संस्कृति को देने के लिए सड़क के बच्चों को भी वो ज्ञान देते हैं, और हमने उसको एडॉप्ट किया अपनी संस्कृति, अपनी सरस्वती विद्या मंदिर और ये सारे विद्यालयों को छोड़ के। होड़ लग गई। होड़ कब लगी? कोई नहीं जा रहा था। जब वो अपने मदन मोहन मालवीय जी जो बीएचयू के प्रोफेसर थे, उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत काम किया, मगर अंग्रेज के समय वो सरकारी सेवक थे, उन्हें पेमेंट दिया गया और छुट्टी दी गई कि जाओ, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा आधिपत्य बंगाल में फैला था, तो उसने भेजा कि जाओ बंगाल में कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स के लिए वातावरण बनाओ। वो जहां भी जाते थे गार्जियन से मिलते थे। उस समय तो उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय वाली बात होती थी, सबसे निम्न स्तर पे नौकरी होती थी, तो उसमें जो व्यवसायी होते थे या उससे संपर्क गणाने या फिर खेती के होते लोग, तो बच्चों को पढ़ाते ही थे। बंगाल में भी शिक्षा अच्छे से थी, उसमें स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद की धरती है, तो कहते थे आप कॉन्वेंट में पढ़ाइए। तो असाधारण सा सवाल पूछता था, अच्छा क्या होगा कॉन्वेंट में पढ़ाने से? तो आपका बच्चा ऐसे दिखेगा, बाबू बन जाएगा, लाठ जैसा लगेगा, वो कपड़ा पहनेगा ऐसे, तो उसके अंदर टाई होगा, टाई में ऐसे नट होगा, ये बंद रहेगा, तो उसको कफ सर्दी नहीं होगा, गला सुरक्षित रहेगा। वो अपने यहाँ के मिशनरी और वहां के जहाँ 2 साल सूर्य का दर्शन नहीं होता है, उस देश की प्रकृति के आधार पे यहाँ प्रचार भी बना देते थे। हमारे देश का एक साधारण किसान, शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं, सांस्कृतिक योग्यता से भरपूर, तो हमारे यहाँ क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े की? यदि ये कपड़ा पहना है, हमारे यहाँ तो 12 महीने में वो सारी प्रकृति का मौसम एक साथ चलता है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, आप सब जाने, जहां मई के महीने में भी -50 डिग्री का टेम्परेचर होता है और जाड़े के दिन में भी 36-38 कहीं चल रहा होता है। ऐसे प्रकृति का 12 महीना का मौसम का संगम तो धरती पर किसी देश को प्रकृति ने दिया ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, राजीव दीक्षित साइंटिस्ट आईटी प्रोफेसर का शोध है वर्ल्ड लेवल पे। ऐसे प्रकृति प्रदत्त देश में यदि हमको जन्म मिला रहने के लिए, तो लिबास मेरे शैक्षणिक स्तर का आईना कैसे हो सकता है और उसका मानक कैसे हो सकता है? इससे हटके कोई और तर्क वो उस वक्त नहीं दे पाते थे कॉन्वेंट के पक्ष में, जो बच्चों को रिझा सके उनके गार्जियन के माध्यम से। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, बहुत कालखंड में चीजें आई
और कॉन्वेंट का प्रचार प्रसार हुआ। तो भी हमें अफसोस है कि उसके लाभ लेने के लिए बच्चे को नहीं भेजते थे लोग। अंग्रेज की चाकरी करने के लिए, उसके चमचे के लिए, एक तरह से समझ लीजिए, उसको खुश करके उससे दूसरा लाभ लेने के लिए अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति शिक्षा ज्ञान से हटा के वो वेस्टर्न एजुकेशन में डाल के कॉन्वेंटियन बनाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे हमने उसे अपना लिया। अब 20 साल पहले तक के वातावरण में था शादी। विवाह संस्कार व्यवस्था को हम समाज में सुनिश्चित नहीं, सुव्यवस्थित कर लेते हैं तो आधी नहीं लगभग सारी समस्याएं समाज की खत्म हो जाएंगी। ये मेरा भी विश्वास है। मैं इनके तरफ से आप सबको आह्वान करती हूँ कि इसमें जरूर आप सब अपने अपने घर से प्रयास करें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द डोर कहा जाता है। समाज के सुधार का कार्य अपने घर से हो।